Class 11th Business Studies Chapter 3 Public, Private and Global Enterprises Government Policy towards the Public Sector since 1991. The Government of India had introduced four major reforms in public sector in its new industrial policy in 1991. तो जो गवर्नमेंट थी इंडिया की वो कुछ नए रिफॉर्म्स लाई थी, चार मेजर रिफॉर्म्स लाई थी इंडिया के नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर 1991 पे. द मेन एलिमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी आर एज फॉलोज. तो यहाँ पर जो मेन एलिमेंट है वो दी गई हैं. पहला है रीस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पोटेंशियली वायबल PSUs. तो यहाँ पर रीस्ट्रक्चर किया गया था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. फिर क्लोज डाउन PSUs विच कैन नॉट बी रिवाइव्ड, bring down government's equity in all non-strategic PSUs to 26% or lower if necessary, and fully protect the interest of the workers. तो पहला है reduction in the number of industries reserved for the public sector from 17 to 8 and then to 3. तो यहाँ पर जो कुछ चीज़ें थी जैसे आर्मी हो गई, ये सभी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में आती थी. लेकिन जो नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट आया था उसमें काफ़ी चीज़ों का रिडक्शन हुआ था. मतलब कि अब कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो कि प्राइवेट सेक्टर भी चालू कर सकती थी. तो उसको हम पढ़ लेते हैं क्या है इसमें. इन द 1956 रिजोल्यूशन ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 17 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर. तो जो 1956 के टाइम पे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसमें 17 जो इंडस्ट्रीज़ थी वो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थी. इन 1991 ओनली 8 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर. दे वर रेस्ट्रिक्टेड टू एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड कम्युनिकेशन, माइनिंग एंड रेलवेज. तो क्या बोलते हैं, पहले तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में 18 एक्टिविटीज़ थी, 17 इंडस्ट्रीज़ थी, है ना. लेकिन फिर जो 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट आया उसमें सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थी, जो कि क्या थी. पहला था एटॉमिक एनर्जी, दूसरा था आर्म्स मतलब आर्मी, फिर तीसरा है कम्युनिकेशन, फिर माइनिंग एंड फिर रेलवेज़. तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें जो मेजर इंडस्ट्रीज़ थी गवर्नमेंट के अंडर में थी. लेकिन फिर इन 2001 ओनली 3 इंडस्ट्रीज़ वर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर. लेकिन जो 2001 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट आया था उसमें सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ बची थी पब्लिक सेक्टर के रिजर्व के लिए, जो कि आज भी हैं. दीज आर एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट. तो अभी के टाइम पे जो एटॉमिक एनर्जी होती है ना, जिसे हम न्यूक्लियर पावर भी कहते हैं, फिर जो आर्मी रहती है आर्म्स, है ना, और फिर जो रेलवे लाइन जो होता है, रेलवे का जो भी काम इंडस्ट्री रहती है ना, इन तीनों चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का हाथ है. मतलब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही काम कर सकती है. कभी भी आप प्राइवेट रेल का नाम अभी तक नहीं सुने होंगे, मे बी लेटर यू विल लिसन, है ना. दिस मीन दैट द प्राइवेट सेक्टर कुड एंटर ऑल एरियाज एक्सेप्ट द 3. तो इसका मतलब यही है कि ये तीनों के जगहों के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहीं पर भी एंटर कर सकता है, मतलब कहीं पर भी बिजनेस कर सकता है. एंड द पब्लिक सेक्टर वुड हैव टू कम्पीट विद देम. और उसके साथ पब्लिक सेक्टर को भी उनको कम्पीट करना पड़ेगा. मतलब इन 3 एरिया में ही पब्लिक सेक्टर को कोई कॉम्पिटिशन नहीं मिलता, क्योंकि सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम करती है. लेकिन इन तीनों जगहों के अलावा जहाँ पर भी पब्लिक सेक्टर काम करती है वहाँ पर उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, और प्राइवेट सेक्टर को भी ऑफकोर्स फेस करना ही पड़ता है पब्लिक सेक्टर के द्वारा. ठीक है. फिर द पब्लिक सेक्टर हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. तो जो पब्लिक सेक्टर है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले की है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने में. हाउएवर द प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो क्वाइट कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग सस्टेनेबिलिटी इन द नेशन टू द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस. उसके साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हुई है इंडिया के नेशन के बिल्डिंग प्रोसेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए. देयरफॉर बोथ द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर नीड टू बी व्यूड एज म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स ऑफ द नेशनल सेक्टर. इसीलिए हमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को दोनों को ही साथ में एक तरह से एक ही तराजू में नापना चाहिए. दोनों का ही इक्वल रोल प्ले हुआ है काफ़ी हद तक, है ना. और दोनों ही इंडिया के नेशनल सेक्टर को, मतलब इंडिया के
नेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किए हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर यूनिट ऑल्सो हैव टू एज्यूम ग्रेटर पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। साथ में जो प्राइवेट सेक्टर है उसे भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एज्यूम करना पड़ा है। साइमल्टेनियसली द पब्लिक सेक्टर नीड्स टू फोकस ऑन अचीविंग मोर इन अ हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट। साथ ही साथ उसी के साथ जो पब्लिक सेक्टर है उसे भी फोकस करना चाहिए अपने गोल को अचीव करने में, कि जो हमारा मार्केट है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाए। फिर बी आ जाता है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पर कुछ जगहें ऐसी भी थी जहाँ पर कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू रेज रिसोर्सेज and encourage wider participation of a general public and workers in the ownership of these enterprises। तो जो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स करना पड़ता था, नॉट फोर्स लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करना पड़ता था लोगों को, है ना, पब्लिक को और वर्कर्स को, कि वो यहाँ पर आकर ओनरशिप लें और एंटरप्राइज खोलें। मतलब जो भी जनता है हमारी, उन्हें हमें काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करना पड़ा था कि आप भी आओ यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ खोलो, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर की जो पब्लिक है, जनता है, वो नहीं चाहते थे ऐसा करना। फिर द गवर्नमेंट हैड टेकन अ डिसीजन टू विदड्रॉ फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड रिड्यूस इट्स इक्विटी इन आवर अंडरटेकिंग। इट वॉज एक्सेप्टेड that that this would lead the improving managerial performance and ensuring financial discipline। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा लग रहा था कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बंदा आ ही नहीं रहा है, इंडस्ट्री फॉर्म कर ही नहीं रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग जो इक्विटी है उसे घटा देते हैं और यहाँ पर कुछ जगहों पर जो इम्प्रूव करने के लिए, मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। बट देयर रिमेन्स अ लॉट टू बी डन इन दिस एरिया। लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम हमें इस एरिया पर करना बचा है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर। तो यहाँ पर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे किसी भी पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट बनाने का, है ना, जो भी प्राइवेटाइज करने का, वो यहाँ पर दिया गया है। तो पहला है रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज लॉक्ड अप इन नॉन स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट पब्लिक सेक्टर का लॉक करना पड़ेगा, जो कि नॉन स्ट्रैटेजिक वे में रहेगा। मतलब कि जो भी चीज़ें, जो भी पब्लिक सेक्टर ने इंडस्ट्रीज़ फॉर्म की है, एंटरप्राइज फॉर्म किया है, जो कि नॉन स्ट्रैटेजिक वे में है, उसे हमें लॉक करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, सो दैट दे मे बी यूटिलाइज्ड ऑन अदर सोशल प्रायोरिटी एरियाज सच एज बेसिक हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड प्राइमरी एजुकेशन। ताकि, क्योंकि अगर हम इसे लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, तो हमें इस पर और खर्चा करना नहीं पड़ेगा, और जो भी पैसा हम इसमें गंवा रहे थे, इसमें जो इन्वेस्ट कर रहे थे, वो पैसा हमारा बच जाएगा, जिसको कि हम लोग सोशल प्रायोरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो इन सभी जगहों पर हम यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकंड है रिड्यूसिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक डेप्थ एंड इंटरेस्ट बर्डन। और पब्लिक का जो बहुत ज़्यादा बड़ा जो डेप्थ रहता है, जो कि लोन रहता है ना, उन सभी को चुकाने में हम भी मदद कर सकते हैं। फिर ट्रांसफरिंग द कमर्शियल रिस्क टू द प्राइवेट सेक्टर सो दैट द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन एबल प्रोजेक्ट्स। तो जो भी कमर्शियल रिस्क हैं वो सभी प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, और जो भी फंड्स इन्वेस्ट होंगे, मतलब वो सभी प्रोजेक्ट्स में काम आ सकेंगे। फिर फ्रीइंग दिस एंटरप्राइजेस फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को फ्री करना पड़ेगा गवर्नमेंट कंट्रोल से, और यहाँ पर जो कॉरपोरेट गवर्नेंस रहेगा उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर इन मैनी एरियाज वेयर द पब्लिक सेक्टर हैड अ मोनोपोली, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम सेक्टर, द कंज्यूमर हैव बेनिफिटेड बाय मोर चॉइसेस, लोअर प्राइसेस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर काफ़ी जगहों पर जो पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली थी, जैसे कि फ़ोन का टेलीकॉम बिजनेस में जो है,
टेलीकॉम सेक्टर में जितना भी जो भी मोनोपोली था उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता था, ऑफ कोर्स होता था, लेकिन उसे घटाना पड़ेगा ताकि प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ सके। फिर आ जाता है पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू द सेम एज दैट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। ऑल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर रिफर्ड टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन टू डिसाइड वेदर अ सिक यूनिट was to be reconstructed और क्लोज डाउन। तो जो पब्लिक सेक्टर है उसे यहाँ पर बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल और फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन से बात करनी पड़ेगी, उनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा कि जो भी हमारा इंडस्ट्री है जो कि लॉस में जा रहा है, हमें उसे रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, मतलब उस पर थोड़ा और इन्वेस्ट करके उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए कि या हमें उसे बंद कर देना चाहिए, है ना। द बोर्ड हैज़ reconsidered revival and rehabilitation scheme for some cases and winding up for a number of units। तो जो बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, मतलब जो भी यहाँ पर जो बोर्ड है इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का, वो यहाँ पर हमें फिर बताएगा कि हमें इस इंडस्ट्री को पूरा शट डाउन कर देना चाहिए, है ना, पूरा बंद कर देना चाहिए, कि हमें इसमें और थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। There is a lot of resentment. There is a lot of resentment amongst workers of the units which are to be closed down। तो यहाँ पर काफ़ी सारे रिसेंटमेंट थे जिसे कि क्लोज करना पड़ा हमें, है ना। काफ़ी सारे एंटरप्राइजेस थे जिसे हमें क्लोज करना पड़ा। अ नेशनल रिन्यूअल फंड was set up by the government to retrain or red poly retrenched labor and to provide compensation to public sector employees seeking वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो यहाँ पर हमें जो भी रिन्यूअल फंड इकट्ठा हो रहा था गवर्नमेंट सेटअप करने के बाद, वो सभी चीज़ें इकट्ठा हो रही थी और लेबर को प्रोवाइड की जा रही थी, और जो भी कंपनसेशन है पब्लिक का, मतलब कि मान लीजिए अगर हम कोई इंडस्ट्री बंद कर दिए तो बहुत नुकसान होगा, ऑफकोर्स नुकसान तो होगा ही, साथ में जितना भी लेबर थे उसमें वो सभी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो अनएम्प्लॉयड हों, इसीलिए जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है ये सभी इंडस्ट्रीज़ को बंद करने के बाद जो पैसा हमें नहीं लगाना पड़ रहा है, उस पैसे को हम इकट्ठा करके कंपनसेशन देंगे उन लेबर्स को कि ये लो आप पैसा रख लो और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाओ, ठीक है। फिर देयर आर मैनी इंटरप्राइजेस विच आर सिक एंड नॉट कैपेबल बीइंग रिवाइव्ड एज दे हैव accumulated huge losses। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एंटरप्राइजेस थे जो कि काफ़ी सिक थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रहे थे और अपने आप को आगे बढ़ाने के कगार में नहीं थे, इसीलिए इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो रहा था। विथ पब्लिक फाइनेंस अंडर इंटेंस प्रेशर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर जस्ट नॉट एबल टू सस्टेन देम मच लॉन्गर। तो यहाँ पर क्योंकि पब्लिक फाइनेंस भी था काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि पब्लिक को भी हमें वेलफेयर के मोटिव से ही चलाना था, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर नहीं सकते थे, इसलिए बोथ सेंट्रल और गवर्नमेंट दोनों ही इतना एबल नहीं थे कि उस इंडस्ट्री को, उस कंपनी को आगे ज़्यादा बढ़ा सकें। द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू द गवर्नमेंट इन सच केस टू क्लोज डाउन दीज अंडरटेकिंग आफ्टर प्रोवाइडिंग अ सेफ्टी। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के पास यही एक आखिरी चारा बच रहा था कि हमें इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए सारे सेफ्टी के साथ, है ना, और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उन्हें कंपनसेशन देना चाहिए। रिसोर्सेज अंडर द नेशनल रिन्यूअल फंड हैव नॉट बीन सफिशिएंट टू मीट द कॉस्ट ऑफ द वॉलेंट्री सेपरेशन स्कीम एंड वॉलेंटियर रिटायरमेंट स्कीम। तो यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज इसके अंदर आ रहे थे नेशनल रिन्यूअल फंड के अंदर, जो कि हमने बताया कि एक फंड इकट्ठा किया जा रहा था जिसे कि कंपनसेशन के रूप में वर्कर्स को दिया जा रहा था, तो वो सभी जो फंड्स इकट्ठा हो रहे थे वो इतने सफिशिएंट नहीं थे कि सभी वर्कर्स की सैलरी को दे सकें, सभी वर्कर्स को कंपनसेशन दे सकें। इसीलिए यहाँ पर हम एक सेपरेट स्कीम निकाले जो कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम थी या फिर वॉलेंट्री सेपरेशन स्कीम थी, जिसमें कि हम और पैसे इकट्ठे कर रहे थे कहीं कहीं से और फिर वर्कर्स को दे रहे थे।
फिर डी आ जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस दो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम बाय द मैनेजमेंट आर टू बी ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी बट हेल्ड अकाउंटेबल टू फॉर स्पेसिफाइड रिजल्ट। तो यहाँ पर जो MOU का इम्प्रूवमेंट था, जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था, और इसका जो मैनेजमेंट था वो भी काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा था ये सभी चीज़ों को स्पेसिफाई करने में कि हमें किस इंडस्ट्री को बंद कर देना चाहिए और किसे नहीं बंद करना चाहिए। फिर आ जाता है अंडर दिस सिस्टम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अंडर दिस सिस्टम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर गिवन क्लियर टारगेट्स एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी फॉर अचीविंग दूस टारगेट्स। तो यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर पब्लिक सेक्टर को एक क्लियर टारगेट मिल गया था कि हमें किसे बंद करना है या फिर किसे बंद नहीं करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा था, जो हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं हम उसे बंद करेंगे, जो हम आगे बढ़ा सकते हैं हम उसे बंद नहीं करेंगे। फिर द MOU वॉज बिटवीन द पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर यूनिट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज डिफाइनिंग देयर रिलेशनशिप एंड ऑटोनॉमी। तो जो MOU था वो जो भी पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर का यूनिट था और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज था वो दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा था और डिफाइन कर रहा था कि दोनों का रिलेशनशिप कैसा है और किस तरह का ऑटोनॉमी है। फिर यहाँ पर 3.5 में ग्लोबल एंटरप्राइजेस आ जाते हैं, इसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।